देखिए, गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। देखिए, मैंने आपको उसमें पढ़ा दिया था गलता लोहा पढ़ाया था, उसकी रीडिंग भी करा दी थी और आपको समझा भी दिया था। मैंने आपको समझा दिया था। अब देखिएगा, कहते हैं कि कहानी के क्वेश्चन जो आंसर होते हैं, कहानी के लिखा है उस प्रसंग का उल्लेख करिए जिसने किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो कहते हैं कि जब छुट्टी हुई तो छुट्टी के समय जो मास्टर जी जो थे धनराम से दोबारा पहाड़ा सुनने को, उन्होंने 13 का जो पहाड़ा बताया था 13 का जो पहाड़ा था वो सुनने के लिए उन्होंने उससे कहा। तो वो क्या हुआ, वो तीसरी सीढ़ी तक, जैसे मतलब 3 बार उसने पढ़ा कि 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। 3 बार उसने वो पढ़ा और उसके बाद में वो पहुँचते वो मतलब लड़खड़ा गया था, मतलब वो सुना नहीं पाया। तो इस बार मास्टर जी त्रिलोक सिंह ने उसके द्वारा लाए गए वेद का उपयोग करने की बजाय उसने क्या किया, उन्होंने जुबान की चाबुक चला दी। क्या? तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा तुझे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। तो ये हो गई, मतलब विद्या कहते हैं तो किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य जो है धनराम के पिता की नहीं थी। मतलब कहते हैं कि उसने जब वेद का उपयोग किया, फिर से समझिएगा कि मास्टर त्रिलोक सिंह ने वेद का उपयोग करने की बजाय जुबान की चाबुक चला दी कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप तुम्हें कहाँ से लगेगा। तो किताबों की विद्या का ताप जो है लगाने का सामर्थ्य जो था धनराम की विद्या पिता की नहीं थी। धनराम तो हाथ पैर चलाने लायक भी नहीं हुआ ही था। धनराम जो था हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि उसके पिता ने क्या किया, उसके पिता ने उसको दुकान पर बैठा दिया और उसे क्या किया, उसे धौकनी चलाने के लिए बोल दिया और सान लगाने के कामों में उसको उलझाना उन्होंने शुरू कर दिया। धौकनी मीन्स होता है जो मुँह से फूकनी जो होती है, जिससे हम फूकते हैं, जिससे हम चूल्हा भी जलाया करते हैं, वो लोहे की होती है और वो बड़ी होती है, उसमें मतलब फूका जाता है। तो धौकनी चलाने के लायक नहीं हुआ था कि उन्होंने उसे धौकनी चलाने के लिए वहाँ पर बिठा दिया और धीरे धीरे हथौड़े से लेकर के धन चलाने की जो विद्या है उसका भी उन्होंने उसे ज्ञान करा दिया। विद्या वही सिखाने लगा। तो फर्क सिर्फ इतना था कि मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का वेद चुनने की छूट दे देते थे। वहाँ गंगाराम जो था, मतलब गंगाराम कौन था, धनराम का जो पिता था, धनराम का पिता इसका चुनाव स्वयं करते और जरा सी गलती हो जाने पर उसे छड़, बेंत और हत्था जो भी उनके हाथ में लग जाता था उसे वो मार देते थे, उसी के द्वारा उसको मारते थे। मतलब जो वो थे, क्या नाम है, जो मास्टर जो त्रिलोक सिंह थे, वो उसे अपने पसंद का खेलने की छूट देते थे। लेकिन जो धनराम के पिता जो गंगाराम थे, वे जो वो कहते उसको वही काम करना पड़ता। यदि वो बच्चा वो काम नहीं कर पाता था तो क्या करते थे, उसको बेंत से मारते थे। बेंत से हत्था मिल गया तो वो मार दी, कोई छड़ मिल गई तो वो मार दी, तो उससे वो मार दिया करते थे। तो उसी से मारते थे। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, देखिए, धनराम जो था मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम मोहन को, क्योंकि कहते हैं धनराम जो था बचपन से ही मोहन के प्रति, मतलब धनराम और मोहन दोनों एक घनिष्ठ मित्र थे और बचपन से ही दोनों में स्नेह, और मोहन जो था, मतलब धनराम और मोहन बचपन से ही गहरे मित्र थे। तो धनराम जो था बचपन से ही मोहन के प्रति बहुत ही स्नेह और आदर का भाव रखता था और धनराम के मन में मतलब जातिगत हीनता का कोई भाव भी नहीं था, क्योंकि वे कुलीन वंश का था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, उससे मतलब कोई ध्यान नहीं रहता था। और मास्टर जी ने मोहन को क्लास का मॉनिटर बना दिया था। जब भी किसी को दंड देना होता तो मास्टर जी जो थे ना, मोहन को ही कहते कि इस बच्चे को दंड देना, तो वो दंड भी देता था। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मोहन ने धनराम को भी दंड दिया। मोहन ने मतलब अपने जो
जो उसका गहरा मित्र था मोहन, मोहन को भी उन्होंने कई बार उसने कई बार मतलब दंड दिया। मतलब मोहन ने धनराम को भी कई बार दंड दिया, मतलब कई बार बेंत मारे। और धनराम जो था मोहन को कभी भी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, बल्कि उसे मोहन को बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार समझता था। मोहन का अधिकार समझता था वो, कि मतलब मैंने गलत काम किया है तो हमें उसका अधिकार है कि हमें दंड देना है। अधिकार समझता था, क्योंकि वह एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। क्योंकि जो ब्राह्मण कुल कहते हैं, जातियों का बहुत बड़ा फर्क होता है, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, मतलब कुलीन वंश का था। यदि वो हम छोटे जाति के लोग यदि कोई गलत काम करते हैं तो जो कुलीन वंश के लोग होते हैं, ब्राह्मण कुल में जो उत्पन्न हुए थे, उन लोगों को इनका दंड देना इनका अधिकार था। इसलिए भी उसे वो अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था। ठीक। धनराम को आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा आप, समझिए। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है? धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों आश्चर्य होता है? तो देखिएगा, हमने वो पढ़ाया था आपको कि सामान्य तौर से ब्राह्मण को लोगों को शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता था। मतलब जो बड़े लोग होते हैं, वो छोटे लोगों के साथ ना उठते हैं, ना बैठते हैं, कुछ नहीं करते हैं। उठना बैठना तो होता नहीं था। तो ब्राह्मण टोले को बैठने के लिए कहना भी उनके मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। धनराम लोहे की एक मोटी छड़ को मुट्ठी में भरकर गोलाई में भर करके गोलाई में मोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर एक हाथ से सरसी उसने पकड़ रखी थी, एक हाथ से हथौड़ी की नोक मारता तो रिहाई पर चोट घेरा न धंसने के कारण लोहा उचित ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। मोहन कुछ देर तक काम करते करते उसे देखता रहा। मतलब धनराम जो काम कर रहा था उसे देखता रहा। फिर अपना संकोच त्याग करके धनराम के हाथ से उसने हथौड़ा लिया और अभ्यस्त हाथों से मतलब जैसे उसको इस चीज़ का अभ्यास हो पहले तो वो देखता रहा। फिर उसने क्या किया, धनराम के हाथों से उसने हथौड़ा ले लिया और अपने दूसरे हाथ से और अभ्यस्त हाथों से उसने क्या किया, धोकनी फूंक करके छड़ की निहाई पर रख करके उसे ताकते पीटते सोहड़ गोले का उसने रूप दे देता है। धनराम को आश्चर्य होता है कि एक पुरोहित खानदान के लड़के ने मतलब भट्टी पर बैठ करके हाथों से काम कर देता है। तो धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है? मतलब कौन सा व्यवहार उसमें आश्चर्य होता है कि मतलब जो मोहन जो होता है धनराम को देखता रहता है, एक मोटी लोहे की जो छड़ होती है उसको वो गोलाई से मतलब और उसको पकड़ हथौड़ी और सरसी से पकड़ करके उसे गोलाई में घुमाने की कोशिश कर रहा था। तो मोहन जो है पहले तो उसको देखता रहा, फिर उसने उसके हाथ से वो ले लेता है, और हाथ से लेकर के और धोकनी पकड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये इन कामों का वो अभ्यस्त है और उसको वो गोलाई में मोड़ देता है। तो धनराम को मोहन के इसी व्यवहार पर आश्चर्य होता है कि मतलब पुरोहित कुल के लड़के ने भट्टी पर बैठ करके आज अपने हाथों से काम कर दिया। ठीक। अब देखिए, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कह दिया? कहते हैं कि मोहन को शिक्षा प्राप्ति के लिए उसके पिता अपनी बिरादरी के एक संपन्न घर में रमेश जी जो आए थे रमेश जी के साथ में वहाँ पर भेज देते हैं। वो कहते हैं कि चलिए आप वहाँ पर शहर में जाके पढ़ेंगे। तो वहाँ जाकर के भेज देते हैं और वहाँ जाकर के मोहन को एक विद्यालय में प्रवेश करा दिया जाता है। और वहाँ जाते हैं तो मतलब प्रवेश करा देते हैं और मोहन को वहाँ पर क्या करते हैं, मतलब घर के नौकर से मोहन का जो वहाँ पर मतलब वजूद जो था वहाँ पर मोहन का उनके घर में जाकर के एक वजूद कैसा था, एक घर के नौकर का था। उसको मतलब सारा दिन उससे घर का काम भी करवाते थे और वो विद्यालय में पढ़ने भी जाता था। तो गांव का एक युवक जो था योगदार जो व्यक्ति था, योग विद्यार्थी था, होनहार जो विद्यार्थी था, शहर में जाकर के कुछ भी नहीं कर पाया।
शहर में जाकर के कुछ भी नहीं कर पाया। और उनको रमेश जी जो थे, रमेश बाबू अपने और उसको घर के कामों में लगाए रहते थे। घर से बाहर पिता ने उसे उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए उसको घर से भेजा था, परंतु उसे पढ़ाई का जो समय जो था, सारा दिन वो घर का ही काम करता रहता था, उसे पढ़ाई के लिए बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था और सारा दिन वो कामों में उलझा रहता। इसलिए लेखक को मोहन का एक नया अध्याय कह दिया। नया अध्याय मतलब कि दूसरे घर में जाता है, दूसरे के घर में जाता है, उसको ले तो जाते हैं लेकिन उससे जाकर के सारा दिन घर का काम कराते रहते हैं। घर के कामों के कारण वो बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है और गांव का एक होनहार जो विद्यार्थी है शहर में जाकर के कुछ भी नहीं कर पाता है। इसलिए लेखक ने उसको उसके जीवन का नया अध्याय कहा है। ठीक, कहते हैं मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है? किस कथन को कहा है? कि मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप तो में लगेगा कैसे? विद्या का ताप को में लगेगा, मतलब ये जुबान का चाबुक है। क्योंकि धनराम को जो पहाड़ा सुनने को उन्होंने कहा था, पहाड़ा सुनाने को कहा था, तो वो जो पहाड़ा नहीं सुना पाया और उसे पूरी छुट्टी तक का समय दिया गया था कि छुट्टी जब होगी तब तक तुम पहाड़ा सुनाओगे, तब तक याद करके पहाड़ा सुनाओगे, लेकिन वो पहाड़ा नहीं सुना पाया था, तो उसे उस समय तक भी वो पहाड़ा याद नहीं हुआ। तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके द्वारा लाए गए बेंत का उपयोग करने की बजाय उन्होंने जुबान का चाबुक चला दिया। कई बार कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है, मास्टर जी जो होते हैं, हाथों से नहीं मारते हैं, जुबान ऐसी हो जाती है, उनको इस तरीके से बोल देते हैं, मतलब चाबुक क्या होता है? चाबुक से मारा जाता है लोगों को। तो ये जुबान का चाबुक मतलब होता है ऐसी बात कर देते हैं कि बच्चे को हृदय में लग जाती है और वो बच्चा जो होता है, कभी कभी तो ये जो बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को फीलिंग करते हैं, मतलब महसूस करते हैं, तो उनकी जो है पूरी ज़िंदगी ही, पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो मतलब जुबान व्यक्ति की जो होती है, जैसे जुबान मीठी होती है, जुबान वैसी होती है, हर व्यक्ति की जुबान अलग अलग होती है। तो मतलब जुबान का चाबुक चलाना मतलब उसको इस प्रकार से व्यक्त कर दें, उसको मतलब दिल, उसके अंदर बात लग जाती है, तो वो व्यक्ति जो विद्यार्थी जो होता है वो कहाँ का, उसके जीवन का रूप ही बदल जाता है। ठीक, अब कहते हैं बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा था? बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा था? तो किसने किससे कहा था? ये तो मोहन के जो पिताजी हैं गंगाराम, उन्होंने कहा था। मोहन के पिता गंगाराम नहीं थे, धनराम के पिता थे गंगाराम। धनराम के पिता गंगाराम थे और मोहन के पिता जो थे बंशीधर थे। तो मोहन के पिता जो थे बंशीधर ने रमेश से कहा था, जो उनके घर आया था रमेश। किस प्रसंग में कहा था उन्होंने? मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में। मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में, मतलब उच्च शिक्षा दिलाने के लिए कि अब इसको बाहर भेजना है, तो मोहन ने रमेश से कहा था। ठीक है, मतलब मोहन की पढ़ाई के प्रसंग में कहा गया। कहा किसने? बंशीधर ने कहा। और किस प्रसंग में कहा? कि मोहन की पढ़ाई के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, किस आशय से कहा गया? मोहन की पढ़ाई जारी रख सके, मोहन की जो पढ़ाई है मतलब जारी रह सके, रेगुलरिटी रह सके, इसलिए उसे लखनऊ, मतलब उन्होंने लखनऊ भेजा जा सके और उसे लखनऊ भेजा जा सके। कहते हैं क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हो गया है? आप खुद समझिएगा कि लेखक जब वो वहाँ जाकर के काम करता रहा, उसको पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे पाया, तो इस कहानी का आशय जो है कोई भी स्पष्ट नहीं हुआ है। मतलब उच्च शिक्षा जो प्राप्त करने के लिए वहाँ पर गया था, वह उसकी वो शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए ये आशय जो है स्पष्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, ये आशय स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है, कहते हैं उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य किसके लिए कहा गया है? कहानी का उस सर्जक की चमक थी। कहानी का ये वाक्य आपको मालूम होना चाहिए कि वाक्य जो था मोहन के लिए कहा गया है, मोहन के लिए कहा गया है। और किस प्रसंग में कहा गया है? कहते हैं जब मोहन ने लोहे की छड़ होती है भट्टी के औजारों के द्वारा, मोहन ने लोहे की छड़ को भट्टी के औजारों के द्वारा उसे गोलाई का रूप दे देता है, गोलाई का रूप दे दिया और स्वयं उस छल्ले को वो खुद देखने लगा। तो कहते हैं उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। मतलब सर्जन जैसे होता है, जैसे व्यक्ति सर्जन होता है ना, सर्जन डॉक्टर लोग होते हैं, तो सर्जन में क्या होता है? जो ऑपरेशन करता है ना, तो मतलब सर्जक, इसमें कहते हैं सर्जक की चमक थी। मतलब उसी प्रकार से उसने
वो उस लोहे की छड़ को उसके हाथों, उसके औजारों के द्वारा, लोहे के जो औजार रखे हुए थे औजारों के द्वारा उसे गोलाई का रूप दे देता है और स्वयं जो होता है उस छल्ले को देखने लगता है। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? कहते हैं चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। पहले तो है परिश्रमी व्यक्ति है, मतलब मोहन जो है क्या है, मोहन एक परिश्रमी है और उसे कोई मतलब जाकर के उसकी दुकान पे जाकर बैठ जाता है ना। तो उसकी दुकान पे जाकर के बैठ जाता है, मतलब उसके मन में कोई जाति का भेदभाव नहीं है और कार्य करने के प्रति लगनशीलता है, क्योंकि जब वो धनराम जो था उसको गोलाई में दे रहा था तो बड़े वो ध्यान से देख रहा था, बड़ी लगन से देख रहा था उसको, तभी तो उसने गोलाई का रूप दे दिया 1 मिनट में। तो कहते हैं कि जाति भेद ना होना, कहते हैं मेहनती था वो बच्चा और उसमें लगन भी थी, लगनशीलता थी और कार्य में वो दक्ष भी था, कार्य में वो प्रवीण भी था। उसने मतलब देखा और उसने तुरंत ही उसको लोहे की छड़ को गोलाई का रूप दे दिया, कार्य दक्षता। और कहते हैं कार्य में सफलता प्राप्त करने से संतुष्ट होना। तो नंबर 1 में आप लिखेंगे जाति भेद ना होना। दूसरा होता है मेहनती होना, मतलब परिश्रमी होना, और मतलब क्या कहते हैं लगनशीलता होनी चाहिए, लगनशीलता, कार्य में दक्षता होनी चाहिए और कार्य में सफलता प्राप्त करने पर संतुष्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं सारे, ये गलता लोहा लेसन आपने पढ़ लिया था, ये क्वेश्चंस आंसर उसके तैयार हो गए हैं, मतलब हमने आपको बता दिए। और कहते हैं जो गलता लोहा, एक क्वेश्चन आता है कि गलता लोहा जो होता है, कहानी का अंत जो होता है एक ख़ास तरीके से होता है, उसने जब वो गोलाई का रूप दे देता है, तो क्या कहानी का मतलब कोई और भी अंत हो सकता था? कहते हैं गलता लोहा कहानी का अंत जो होता है जाति प्रथा की भावनाओं को समाप्त करता है, जाति प्रथा की भावनाओं को समाप्त कर देता है, क्योंकि कुलीन वंश का जो व्यक्ति है, बालक जो है, उस लोहे की दुकान पर बैठा हुआ है, तो जाति प्रथा की भावना को वो समाप्त कर देता है। एक पुरोहित का पुत्र जो होता है, एक पुरोहित के पुत्र का लोहे के कार्य में इतना दक्ष होना कि किसी जाति भेद और अपने मित्र धनराम की सहायता करना उसमें दिखाया गया है। तो मोहन के विचार जो है जाति भेद को नहीं मानते हैं। कहानी का अंत जो है, लेखक कहानी का अंत मोहन को किसी भी मतलब लोहे के कारखाने में कार्य करते हुए भी दिखाया जा सकता था। जो उसके जो पिताजी चाहते थे, उनके पिताजी के आशाओं को पूरा करते हुए भी दिखाया जा सकता था। उसके परिवार में दरिद्रता का अंत भी दिखाया जा सकता था। मतलब 2 तरीके से दिखा सकते थे कि या उसे नौकरी करते दिखा देते, किसी कारखाने में नौकरी कर रहा है, तो जिससे कि उसके पिता जो चाहते थे, उनकी जो आशाएं थीं वो उनकी पूरी हो जाती। या ऐसा भी दिखा सकते थे कि उस कहानी में मतलब उनके परिवार की जो दरिद्रता है, गरीबी है, उसका वो अंत हो गया। उस तरीके के भी दिखा सकते थे, मतलब इस प्रकार भी दिखाया जा सकता था। तो कहते हैं शब्द जो होते हैं पाठ में, जो बहुत सारे जो शब्द आए हैं, लोहे का मतलब लोहे से संबंधित तो बहुत से जो आए हैं, किसका अब इनमें किसका क्या प्रयोजन है, इनका क्या उद्देश्य है, मतलब जो अलग के वर्ड आए हैं। तो कहते हैं जैसे होता है धोकनी क्या होती है? धोकनी मतलब होती है, इससे लोहार जो होता है आग को दहकाता है। एक लोहे की छड़ होती है, लोहे की जो छड़ होती है, लोहार जो होता है, इससे आग को दहकाता है, मतलब फूंक मार करके उसे आग जो है और बह जाए और धधकती है। दराती क्या होती है? इसे दराती को हम लोग हिंदी में मतलब गांव में हंसुआ भी कहते हैं, लोग कहते हैं हंसुए को हम लोग दराती भी कहते हैं। और यह लोहे को काटने का काम करती है, ये लोहे को काटने का काम किया करती है। दराती इसे हंसुआ कहते हैं, इसे लोहे को काटने का काम करती है। अब सरसी इसमें देखिएगा, सरसी से क्या होता है? सरसी से लोहे को पकड़ा जाता है। सरसी जो होती है हम लोग रसोइयों में भी प्रयोग करते हैं, खाना पकाने में, कोई पतीले को उठाने में भी प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम होगा। तो सरसी जो होता है इससे लोहे को पकड़ा जाता है। आफर क्या होता है? जहाँ लोहार बैठ करके कार्य करते हैं, और हथौड़ा लोहे को पीटने और ठोकने के काम आता है। तो सबसे पहले आता है धोकनी। इससे लोहार जो होता है आग को दहकाता है। और दराती जो होती है इसे हंसुआ कहते हैं, यह लोहे को काटने का काम करती है। सरसी जो होती है सरसी से लोहे को पकड़ा जाता है। और आफर जहाँ लोहार बैठ करके
जहाँ लोहार बैठ करके कार्य करते हैं। आफर होता है, हथौड़ा लोहे को पीटने के काम आता है, मतलब लोहा जो होता है लोहे को पीटने के काम आता है। अब देखिए जैसे होता है संयुक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है इसमें। संयुक्त शब्द जैसे होते हैं, पाठ में से कई शब्द ऐसे होते हैं संयुक्त शब्दों का प्रयोग वहाँ में प्रयोग कर दिया गया है। और संयुक्त शब्द मतलब इसमें आए हैं जैसे उलट पुलट, उलट अब इसमें डैश लग गया, उलट पुलट। तो रमेश ने उलट पुलट करके सारा प्रश्न पत्र देखा। वाक्यों में प्रयोग करेंगे, मोहन ने उलट पुलट करके सारा प्रश्न पत्र देखा। या क्लास में जब पेपर होता है, क्लास में नहीं, पेपर मिल जाने पर सब बच्चे जो होते हैं पेपर को उलट पुलट करके देखते हैं। थका मांदा, थका डैश लगा हुआ है बीच में, थका और मांदा। तो राघव जो था, क्या राघव जो था कहते हैं थका मांदा घर लौटा, थका मांदा घर लौटा। पढ़ना और लिखना, मुझे लिख देंगे कि मुझे पढ़ना लिखना आता है, मुझे पढ़ना लिखना आता है, बीच में डैश लगेगा बराबर। मुझे पढ़ना लिखना आता है या मुझे पढ़ना और लिखना, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। अब बंधी बंधाई, मोहन का जीवन जो था बंधी बंधाई लीग पर चल रहा था। बंधी बंधाई मतलब जो उसके पिताजी ने जो निर्धारित की थी पढ़ाने की। तो कहते हैं मोहन का जीवन जो था बंधी बंधाई लीग पर चलता रहा। मोहन का जीवन बंधी बंधाई लीग पर चलता रहा। घूम घूम कर, बात घूम घूम कर क्या हो गई, मुझ पर ही आ गई। बात जो थी वो घूम घूम कर मुझ पर ही आ गई। ठीक, कहते हैं बूते का प्रयोग, बूते का प्रयोग जो है इस लेसन में 3 बार किया गया है। बूते, तुम्हारे बूते का ये काम नहीं है ना। तो कहते हैं ये बूता जो है किस संदर्भ में प्रयोग किया था, 3 बार उन्होंने बूते का प्रयोग किया है इसमें। तो बूता जो था बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब ये काम नहीं रहा। बूढ़े बंशीधर जो थे धनराम के, जो मोहन के जो पिताजी जो थे, जो कहते हैं मोहन के पिता का या बूढ़े जो बंशीधर जी थे, बूढ़े बंशीधर जी जो थे उनके बूते का अब ये काम नहीं रहा। बूढ़े बंशीधर जी के बूते का ये काम नहीं रहा। जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर अपना घर संसार चलाया था वह अब वह कैसे कहाँ कर पाते थे। मतलब जन्म भर जिस पुरोहिती के बूते पर, मतलब जिसके बल बूते पर, जिसके बल पर, इसमें आ गया मतलब बल पर उन्होंने, मतलब कि कोई भी जब व्यक्ति कोई काम करता है कहते हैं ना कि उसके बूते पर हमने ये घर संसार सारा संसार चला दिया, लेकिन अब वो उसमें कैसे, अब वो उसे कैसे कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वृद्ध हो गए हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इनका प्रयोग कीजिए। तो पहला क्या हो गया, बूढ़े बंशीधर जी के बूते का अब ये काम नहीं रहा। अब वो कहते हैं दूसरा देखिए, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने अपना घर संसार चलाया, अब वह भी अब वहाँ पर कैसे कहाँ कर पाते हैं। वह 2 मील की सीधी चढ़ाई अपने बूते पर कर गए। कोई भी व्यक्ति जो होता है कहते हैं 2 मील की सीधी चढ़ाई अपने बूते पर उन्होंने कर दी, अपने बल पर कर दी थी। तो इस प्रकार से इस पूरे लेसन में मतलब 3 बार जो है बूते का प्रयोग किया गया है। बूता देखिए, बूते का प्रयोग जो है यहाँ पर उनके बूते का मतलब अब ये काम नहीं रहा। और तीसरा, जिन पुरोहिताई के बूते पर, पुरोहिताई के बल पर उन्होंने अपना सारा संसार चला लिया और वह 2 मील की जो चढ़ाई थी अपने बूते पर कर गया, मतलब अपने बल पर, मतलब उसका अलग अलग जगह पर प्रयोग हुआ है। तो पहली जो पंक्ति है ये तो हो गया, उसके बाद प्रयोग। अब जो पहली पंक्ति में मतलब दिया गया बूता, बंशीधर जब बूढ़े हो जाते हैं, देखिए आप समझिए इसका, तो बंशीधर जब बूढ़े हो जाते हैं तो वह नियम और उपवास करना, जो वो बहुत नियम और उपवास करते हैं, वो उनके बूते का नहीं रहा। और दूसरा बूत क्या होता है कि बंशीधर के जो घर का निर्वाह जो था, पुरोहिताई था, जब वे जवान थे तो वे बहुत पूजा पाठ कर लिया करते थे, बहुत पैसा भी मतलब कमा लेते थे। और अब उस पुरोहिताई के बल पर अब वो घर संसार नहीं चला सकते, ठीक है ना। और जो तीसरा बूता है कहते हैं बल बूता, मीन्स होता है बलबूते का अर्थ होता है बल, मतलब ताकत, मतलब हिम्मत।
क्या वो 2 मील की पढ़ाई, 2 मील की जो चढ़ाई है अपने बूते पर कर गया। अपने बूते पर कर गया मतलब हिम्मत, अपनी हिम्मत पर वो 2 मील की चढ़ाई वहाँ पर कर गया। ठीक है, तो पहले जो बूता आता है उसका अर्थ होता है बस का, उनके बस का नहीं रहा, बूते का नहीं रहा मतलब बस का नहीं रहा। और जो दूसरा बूता है वो होता है बल पर, उन्होंने मतलब घर संसार चलाया, अब उनके बूते का नहीं रहा, तो मतलब होता है यहाँ पर आता है बल पर। और पहले में क्या होता है बस, पहले बूते का अर्थ होता है बस, दूसरे बूते का अर्थ होता है बल, और तीसरे बूते का अर्थ होता है हिम्मत। हिम्मत तो 3 इसके 3 जगह उपयोग किया गया है, तो तीनों का अर्थ अलग अलग आता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, मोहन एक कपड़े धोबी को तो दिया, मोहन 1 किलो आलू तो लिया। तो कहते हैं इन जो ये जो सारे वाक्य जो हैं, मतलब इसको हम सही तरीके से लिखें, मतलब सही तरीके से कैसे लिखे जाएंगे। कि लिखा है मोहन थोड़ा दही तो ला दे बाजार से, कि आप थोड़ा दही तो ला दो बाजार से, आप थोड़ा दही तो ला दो बाजार से। मोहन ये कपड़े धोबी को तो दिया, कैसे लिखा जाएगा, आप ये कपड़े धोबी को तो धोबी को देते आना, दे तो आ लिखा है ना, तो आप ये कपड़े धोबी को देते आना, आप ये कपड़े धोबी को देते आना। मोहन 1 किलो आलू तो ला दे, आप 1 किलो आलू तो ला दो, आप 1 किलो आलू तो ला दो। इन वाक्यों को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें लिखा है इस तरीके से, ये सारे जो क्वेश्चन हैं गलता लोहा के जो सारे क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको आज बता दिए हैं। आप इनको अपनी बुक में कॉपी में बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो होता है, जैसे कहते हैं कि ये जो भाषा है गलता लोहा में किसका मतलब किस बात का प्रदर्शन, मित्र का जो है मित्र के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया गया है, मित्र का मित्र के प्रति स्नेह प्रदर्शित किया गया है। और मतलब धनराम जो होता है मोहन के हाथों में बेत खाकर, धनराम जो होता है इसमें बताते हैं कि मोहन के हाथों से बेत खाकर भी उससे ईर्ष्या नहीं करता है, क्योंकि बचपन से ही जातिगत हीनता जो है उसके मन में बिठा दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं बेटा। ठीक, थैंक यू बेटा।